पता है, इतिहास में ना कुछ शासक ऐसे होते हैं जो सिर्फ राज नहीं करते, बल्कि एक पूरे दौर की, एक पूरे युग की पहचान बन जाते हैं। उनकी विरासत वक्त से कहीं आगे निकल जाती है। मुगल सम्राट अकबर एक ऐसे ही शासक थे, जिन्होंने न सिर्फ एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव रखी, बल्कि उसे एक मजबूत पहचान भी दी। ये बात अपने आप में बहुत बड़ी है। सोचिए जरा, गुप्त वंश के लगभग 1000 साल बाद अकबर ने भारत को फिर से एकता के एक मजबूत धागे में पिरोया। तो चलिए आज इसी बात को जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। इस पूरे सफर में हम अकबर के शासनकाल को कुछ इस तरह से देखेंगे। पहले एक साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, फिर उसके विस्तार की क्या नीति थी, उसे चलाने के लिए कैसा कुशल सिस्टम बनाया गया, फिर एकता और सहनशीलता के लिए क्या कोशिशें हुईं, कला और साहित्य को कैसे बढ़ावा मिला, और आखिर में उनकी विरासत आज भी हमारे लिए क्या मायने रखती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक नाम से, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अपने पिता हुमायूं की अचानक मौत के बाद सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्हें एक ऐसे सिंहासन पर बैठा दिया गया जो उस वक्त सच में कांटों का ताज था। गद्दी पर बैठते ही इस 13 साल के लड़के को एक ऐसी लड़ाई का सामना करना पड़ा जो मुगल सल्तनत का भविष्य तय करने वाली थी। अपने संरक्षक बैरम खान के साथ पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू पर जो जीत मिली, वो सिर्फ एक जीत नहीं थी, वो एक ऐलान था कि मुगल अब यहीं रहने वाले हैं। और इसी एक जीत ने एक डामाडोल विरासत को एक मजबूत साम्राज्य की नींव में बदल दिया। अब जब सिंहासन सुरक्षित हो गया तो अकबर ने एक बहुत बड़ा सपना देखा। एक ऐसा सपना कि पूरे उपमहाद्वीप पर मुगल परचम लहराए। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी, एक सब कॉन्टिनेंटल पावर बनाने की। पर सवाल तो यही है ना कि इतना बड़ा साम्राज्य आखिर बना कैसे? क्या ये सिर्फ तलवार के दम पर खड़ा किया गया था, या इसके पीछे कोई बहुत गहरी सोची समझी रणनीति भी काम कर रही थी? और यहीं पर अकबर की जबरदस्त राजनीतिक समझ सामने आती है। देखिए, उन्होंने सिर्फ एक रास्ता नहीं अपनाया। एक तरफ जहां जरूरत पड़ी वहां सीधी लड़ाई लड़ी, तो दूसरी तरफ राजपूत परिवारों के साथ शादी के रिश्ते बनाकर उन्हें दोस्त बनाया। जो राजा उनकी हुकूमत मान लेते, उन्हें दरबार में बड़े बड़े पद दिए जाते, और कई जगह दोस्ती और संधियों से भी काम चलाया। मतलब ये ताकत और कूटनीति का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन था। और इस रणनीति का नतीजा ये हुआ कि एक ऐसा साम्राज्य खड़ा हो गया जो उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में अहमदनगर तक और पश्चिम में काबुल से लेकर पूर्व में बंगाल तक फैला हुआ था। गुजरात और बंगाल जैसे अमीर इलाकों पर कब्जे ने तो जैसे खजाने के दरवाजे ही खोल दिए, क्योंकि उस दौर के सबसे अहम समुद्री व्यापार के रास्ते अब मुगलों के हाथ में थे। अब देखिए, किसी साम्राज्य को जीत लेना एक बात है, पर इतने बड़े और अलग अलग तरह के लोगों से भरे साम्राज्य को चलाना, अरे भाई, वो तो बिल्कुल अलग ही खेल है और कई ज्यादा मुश्किल। तो इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए अकबर एक सिस्टम लेके आए, मनसबदारी सिस्टम। ये उनके एडमिनिस्ट्रेशन की रीढ़ की हड्डी बना। ये एक तरह से एक रैंक बेस्ड सिस्टम था, जिसमें हर सरकारी अफसर को, चाहे वो सेना का हो या सिविल, एक रैंक यानी मनसब दिया जाता था। ये तरीका बड़ा कमाल का था, क्योंकि इससे सारे बड़े अधिकारी और अमीर लोग सीधे बादशाह के वफादार बने रहते थे। उनकी सैलरी, उनका रुतबा, सब कुछ बादशाह पर ही तो निर्भर था। इस स्लाइड पर एक नजर डालिए, कितना साफ और ऑर्गेनाइज था पूरा ढांचा। सबसे ऊपर केंद्र में बादशाह, फिर नीचे प्रांतों में सूबेदार, उसके नीचे परगना में शिकदार, और सबसे आखिर में गांव में मुकद्दम। मतलब पावर और जिम्मेदारी का एक क्लियर स्ट्रक्चर था, जिससे यह पक्का होता था कि बादशाह का हुक्म देश के हर कोने तक पहुंचे। अब बात करते हैं पैसों की, यानी अर्थव्यवस्था की। राजा टोडरमल की देखरेख में जमीन से लगान वसूलने का एक बहुत ही साइंटिफिक सिस्टम बनाया गया। लैंड रेवेन्यू को फसल की कुल कीमत का 1/3 फिक्स कर दिया गया। इससे किसानों को पहली बार एक तरह की सिक्योरिटी मिली। उन्हें पहले से पता होता था कि उन्हें कितना लगान देना है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आते हैं अकबर की उस विरासत पर, जो शायद आज के दौर में उनकी सबसे बड़ी, सबसे जरूरी देन है। ये थी एक ऐसे समाज को बनाने की कोशिश जिसमें अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों के लोग मिलजुल कर रह सके। और इस पूरी कोशिश के पीछे एक सोच थी, एक फलसफा था, सुलह-ए-कुल। इसका सीधा सा मतलब था सबके लिए शांति। यह सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि अकबर की हर सामाजिक नीति के पीछे की गाइडिंग लाइट थी। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं थीं, अकबर ने इसे असलियत में करके दिखाया। उन्होंने क्या क्या किया? सबसे पहले तो गैर मुसलमानों पर लगने वाला जजिया टैक्स हटा दिया। फिर हिंदुओं पर लगने वाला तीर्थ यात्रा कर भी खत्म कर दिया। जबरदस्ती धर्म बदलवाने पर रोक लगा दी।
इतना ही नहीं, फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना बनवाया जहां सभी धर्मों के विद्वान आकर आपस में बात करते थे। और तो और महाभारत और बाइबल जैसी पवित्र किताबों का फारसी में अनुवाद भी करवाया ताकि लोग एक दूसरे के धर्म को बेहतर समझ सकें। और जाहिर सी बात है, जब किसी साम्राज्य में अमन चैन हो, पैसा हो, तो वहां कला और संस्कृति तो अपने चरम पर पहुंचेंगी ही। अकबर का शासनकाल इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है, एक सच्चा कल्चरल गोल्डन एज। और इसका सबसे बड़ा सबूत उनके दरबार के मशहूर नवरत्न। जरा सोचिए, एक ही दरबार में अबुल फजल जैसे इतिहासकार, तानसेन जैसे संगीत के जादूगर, बीरबल जैसे तेज दिमाग सलाहकार और राजा मानसिंह जैसे बहादुर सेनापति, मतलब हर फील्ड के माहिर लोग उनके साथ थे। ये वो दौर था जब कलम भी खूब चली। एक तरफ दरबार की भाषा फारसी में अबुल फजल अकबरनामा जैसा ग्रंथ लिख रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ उसी दौर में गोस्वामी तुलसीदास आम लोगों की भाषा में रामचरितमानस की रचना कर रहे थे। ये दिखाता है कि क्रिएटिविटी को हर लेवल पे बढ़ावा मिल रहा था। और आर्किटेक्चर की तो क्या ही बात करें, उसकी छाप तो आज भी हम देख सकते हैं। उन्होंने एक पूरी की पूरी नई राजधानी बसाई, फतेहपुर सीकरी। वहां का बुलंद दरवाजा, दीवाने आम, दीवाने खास, ये शानदार इमारतें आज भी मुगल ताकत और भारतीय संस्कृति के मेल की कहानी कहती हैं। तो इन सब बातों को समेटें तो सवाल ये उठता है कि अकबर के उस लगभग 50 साल के शासन ने भारत पर आखिर छोड़ा क्या, उसकी स्थायी छाप क्या है। अगर उनके पूरे शासन को एक लाइन में कहना हो तो वो ये होगी, उन्होंने एक ऐसे राज्य की स्थापना की जो असल में धर्मनिरपेक्ष था, सामाजिक मामलों में उदार था और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने वाला था। उनका बनाया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इतना कारगर था कि वो आगे आने वाले मुगल बादशाहों के लिए एक ब्लूप्रिंट बन गया। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? उनके बनाए गए कुछ पदनाम जैसे पटवारी और शिकदार आज भी भारत के कुछ हिस्सों में इस्तेमाल होते हैं। सोचिए कितना गहरा असर था। 50 साल, लगभग 50 साल का शासन, ये कोई छोटा मोटा वक्त नहीं होता। इतने लंबे और स्थिर दौर ने ही उनके सुधारों को जड़ें जमाने का मौका दिया और भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल दिया। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। आज की दुनिया जो इतनी बटी हुई है, जिसमें इतने सारे अलग अलग समाज हैं, उसमें अकबर की 16वीं सदी की सुलह कुल यानी सबके लिए शांति वाली नीति से हम क्या सीख सकते हैं? इस पर सोचना जरूरी है।